हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और आप देख रहे हैं इंडियन फिटनेस ग्रुप। आज हमारे साथ हैं हमारे कशिश भाई। कशिश भाई एक पर्सनल ट्रेनर हैं और भाई से मिलते हैं। हेलो भाई। हेलो, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो? बढ़िया एकदम। भैया बहुत बहुत थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया। कशिश भाई, आप अपने बारे में बताइए कि आप इस लाइन में कैसे आए? बेसिकली मेरे को इस लाइन में जो है वो 6 साल हो गए हैं। ठीक है, तो 6 साल में मैं पहले एज अ जिम, जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं बच्चे जाने वाले जिम, तो वैसे मैं जाता था। तो धीरे धीरे इस चीज़ में मेरा शौक़ बढ़ा। तो लोगों को होता है कि बीकॉम करनी है, एमबीए करनी है, आफ्टर 12th ग्रेजुएशन करनी है। तो मेरा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, क्योंकि मन नहीं था। तो मेरा मन इसी लाइन में था। तो मैंने फिर इसी लाइन में क्या क्या आगे स्कोप है वो सब मैंने आर&डी करा। उसके बाद में देखा कि कहाँ से कोर्स करें। तो मैंने बहुत सारे एकेडमीज़, सबसे पहले मैंने सर्च मारी कि कहाँ से पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स हो सकता है। तो बहुत सारी दिल्ली में एकेडमीज़ आई। तो मेरे को पर्सनली फिर मैं जा के देखा, और जहाँ मेरे को समझ में आया तो मैंने K11 फिटनेस स्कूल ऑफ साइंस से अपना एडमिशन एनरोल करवाया। 2016 या 17 में अराउंड मैंने एडमिशन करवाया था। तब जो ये प्रोग्राम था वो सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर का था। ठीक है, तो तब मैंने एनरोल करवा के वो कोर्स कर लिया और अपना फ़िटनेस जो जर्नी थी वहाँ से एज अ प्रोफेशनल स्टार्ट कर दी। जिम्स में ट्रेनिंग देना क्लाइंट्स को एज अ जनरल ट्रेनर मैं तब लगा था। तो अगर स्टार्टिंग की सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग की सैलरी वही 7-8 हज़ार 10 हज़ार रुपये मैक्सिमम मिलती थी। ठीक है, तो धीरे धीरे इस लाइन में आगे ग्रो करता रहा, एक्सपीरियंस मिलता रहा, अलग अलग एक्सपीरियंस मिलते रहे, क्लाइंट्स मिलते रहे, हर एक क्लाइंट अलग होता है। तो अब मैं फाइनली उसके बाद में यही K11 से मैंने कोर्स किया डीपीटी। जो पहले जो सीपीटी होता था अब वो डीपीटी में कन्वर्ट हो गया, डिप्लोमा इन पर्सनल ट्रेनिंग। तो पहले जो कोर्स होता था वो 3 महीने 4 महीने का कोर्स होता था। अब वो ही कोर्स, मतलब उसमें काफ़ी लेक्चर्स ऐड करे हैं, प्रैक्टिकल्स ऐड करे हैं। उसके बाद में वो डिप्लोमा में कर दिया, जो कि 1 साल का कोर्स हो चुका है। तो मैंने वो कोर्स किया जब कोविड हुआ था, 7 या 8 महीने का, जब पूरा संपूर्ण लॉकडाउन हुआ था, तब मैंने ज्वाइन कर लिया था ऑनलाइन क्लासेस लेके। तो उसमें मैंने डीपीटी अपना प्रोग्राम कर लिया। तो मेरे को सब कुछ सर्टिफिकेशंस एंड ऑल मिल गए, वहाँ से क्लियर हो गया। तो वहाँ से जो मेरी जर्नी थी वो एकदम चेंज हो गई। तो मतलब जो एक नॉर्मल लेवल था फिटनेस का, वो एकदम बूमिंग चलता गया ऊपर। कि जैसे जैसे मेरे पास नॉलेज आती रही, कॉन्फिडेंस लेवल सबसे पहले इम्प्रूव होता रहा। कि सामने आप अगर किसी से बात कर रहे हैं तो आप इतना कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं कि आप सामने वाले को कन्विंस कर ले कि यस, आपको वर्कआउट करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए उसका भी मैं आपको एक अच्छा आंसर दे सकता हूँ। तो इतना अच्छा लेवल हो गया था, धीरे धीरे ग्रो करा, और फाइनली आज मैं स्टेज पे हूँ कि भाई इंटरव्यू लेने आए हैं हमारा। नहीं भाई, आपका थैंक यू बहुत ज़्यादा। भैया एक चीज़ थी कि अगर मान लो किसी बच्चे को इस लाइन में आना है, फिटनेस की लाइन में, पर्सनल ट्रेनर बनना है उसे, तो वो कोर्स कैसे करे? आपने ऑनलाइन किया था, ऑफलाइन किया था? और क्या इसकी फ़ीस होती है? कहाँ से कर सकते हैं? तो आप इसके बारे में थोड़ा बताइए भैया। तो बेसिकली जो मैंने कोर्स किया है वो K11 से किया है। बाकी बथेरी अकेडमीज़ अच्छी अच्छी भी होंगी, बट मैंने जहाँ से किया है मैं वहाँ का एक्सपीरियंस आपको शेयर कर सकता हूँ और रिकमेंड कर सकता हूँ। जो भी बच्चे न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं वो वहाँ से, दिल्ली में हैं, अगर मुंबई में है, पुणे में है, बथेरी जगह आपको K11 की ब्रांचेज़ मिल जाएंगी। आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना कोर्स जो है वहाँ पर काउंसलिंग भी होती है। तो अगर आपके जो डाउट जैसे मेरे से नहीं क्लियर हो पाए तो वो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग सेशन भी होता है। आप अपने पेरेंट्स भी लेके जा सकते हैं। पेरेंट्स के भी डाउट होते हैं कि अगर बच्चे के ऊपर वो 80-90 हज़ार रुपये लगा रहे हैं, क्योंकि एक 12वीं क्लास के बच्चे के पास 90 हज़ार रुपये नहीं होंगे एक कोर्स करने के। ठीक है, तो उनके पेरेंट्स अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पेरेंट्स के भी डाउट होते हैं दिल में। तो वो वहाँ पे जाएं, अकेडमी में काउंसलिंग ले, और जो भी डाउट्स है वो सब वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। भैया ये कोर्स ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है? ये कोर्स दोनों तरीके से होता है। जैसे कोविड हुआ था पहले तो ऑफलाइन होता था, तो जो मैंने सीपीटी कोर्स करा था वो ऑफलाइन था प्योर। ठीक है, तो करोल बाग में अकेडमी है, वहाँ पे जाके मेरे को डेली क्लासेस लेनी पड़ती थी 3-3 घंटे की। ठीक है, तो जब से कोविड हुआ है तो ऑनलाइन फैसिलिटी भी आ गई है। तो अब जो होता है वो ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं। तो मैंने जो डीपीटी का कोर्स करा और उसके बाद में मैंने न्यूट्रिशन का कोर्स करा, वो दोनों, अब जो तीसरा कोर्स कर रहा हूँ मैं, वो भी मैं ऑनलाइन ही ले रहा हूँ। बिकॉज ऑनलाइन से क्या है, आपकी आने जाने की जो टाइमिंग है वो बहुत कम हो सकती है। ट्रैवलिंग का एक्सपेंस है वो कम हो जाएगा। सेम चीज़ मिल रही है आपको ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। अगर आप वहाँ के पास में रहते हो आप ऑफलाइन ले लो,
एकेडमी जो है वो ऑफलाइन भी आपको फैसिलिटी दे रही है और ऑनलाइन भी दे रही है। अगर आप वर्किंग हो, जैसे मैं वर्किंग हूँ, ठीक है, 8-10 घंटे काम करने के बाद आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा, आप 3 घंटे की क्लास लेने जाओ, 1 घंटे का ट्रैवल करो, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑनलाइन लेना, कि मेरी पढ़ाई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और मेरी जॉब भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो अब ये सामने पर्टिकुलर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऑनलाइन लेना चाहता है या ऑफलाइन लेना चाहता है। भैया कुछ चीज़ ऐसी है इसमें कि फैमिली वाले बच्चे को आने नहीं देते कि इसमें इनकम नहीं होगी आपकी, तो मतलब मदर फादर को कैसे समझाएं कि साहब मेरे को इस लाइन में जाना है और इसमें ये लाइन अच्छी है, इसमें इनकम हो सकती है, कैसे समझाएं उन्हें? देखो, मैं मदर फादर जो भी हैं उनसे मैं एक चीज़ ये भी पूछना चाहूँगा कि आप अगर बच्चे को ग्रेजुएशन करवा लेते हैं किसी भी अच्छे कॉलेज से, तो कौन सा कॉलेज आपको श्योरिटी दे रहा है कि मेरा स्कूल से या मेरे कॉलेज से पास आउट होने के बाद आपका बच्चा जो है वो 30,000 25,000 रुपये महीना कमाएगा? कोई भी कॉलेज, कोई भी एकेडमी, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको ये श्योरिटी नहीं देगा कि आपका बच्चा इतनी इनकम कमाएगा ही कमाएगा। तो ऐसे ही सेम फिटनेस इंडस्ट्री में पता नहीं क्यों लोग सवाल करते हैं कि भाई मेरा बच्चा कमा पाएगा, कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आप कोई भी फील्ड में ले लीजिए, इंजीनियर ले लीजिए, एमबीए कर लीजिए, बीकॉम कर लीजिए, अगर कोई स्कूल श्योरिटी देता है कि आप हमारे स्कूल से या कॉलेज से या इंस्टीट्यूट से ये पर्टिकुलर कोर्स करें, आपकी 50,000 इनकम या 20,000 इनकम होएगी, तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा कि हाँ, फिटनेस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं कमी है। ठीक है भैया कोर्स करने के बाद फ्यूचर क्या होता है बच्चे का? जैसे मान लो किसी ने बॉडी बना ली और ट्रेनिंग दे रहा है, वो एक उसका फ्यूचर है, एक कोर्स करने के बाद उसका फ्यूचर क्या हो सकता है? देखो, अगर आप एक सर्टिफिकेशन कर रहे हो तो आपको ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी जो है वो पता चलेगी, ठीक है, कि बॉडी हमारी जो है वो वर्क कैसे करती है। ठीक है, दो तरह के होते हैं लोग, एक तो जो होते हैं कि किसी से ज्ञान लिया और किसी पे दे दिया, ठीक है, और दूसरे होते हैं जो पढ़ लिख के ज्ञान लेने के बाद दूसरे के ऊपर और अपने ऊपर वो चीज़ अप्लाई करें। साइंटिफिकली जो प्रूवन चीज़ें होंगी, आपकी जो ह्यूमन बॉडी है वो बेसिकली साइंस से बनी है। तो अगर आप वर्कआउट्स भी करोगे तो साइंस बेस्ड वर्कआउट करोगे, और इन फ्यूचर देखना काफ़ी ये बूमिंग इंडस्ट्री होने वाली है और सारे लोग साइंस बेस ही वर्कआउट करने लगेंगे। जो ब्रो स्प्लिट होती थी पहले, जैसे चेस्ट डे, शोल्डर डे, बाइसेप डे, वो सब आज के टाइम पे आप देखोगे ख़त्म हो गई हैं, थोड़ी बहुत बची हैं, बट आज के टाइम पे आप ये ज़्यादा वर्कआउट्स देखोगे, पुश पुल लेग्स, तो ये अब साइंस बेस्ड वर्कआउट्स जो हैं वो आने लग गए हैं, बिकॉज अब लोग जो हैं वो एजुकेटेड हो गए हैं और कुछ ट्रेनर्स सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं और लोगों को अच्छे से आगे ये सब चीज़ें समझा पा रहे हैं। भैया इसमें इनकम के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं? अगर इस लाइन में कोई आता है तो उसमें इनकम के सोर्स क्या क्या हैं? इनकम के सोर्स, अगर आप एज अ जनरल ट्रेनर लगे हो किसी जिम में, तो आपका बेसिकली फिक्स सैलरी रहेगी 15 to 18,000 या 20,000 मैक्सिमम, जो कि सैलरी रहती है। 8 से 9 घंटे की शिफ्ट रहती है इन दिल्ली, जहाँ बात करूँ मैं, बाहर का पता नहीं मेरे को, ठीक। और एज अ पर्सनल ट्रेनर अगर आप इस इंडस्ट्री में आते हो और आपके पास अच्छी फिज़ीक है, ज़रूरी नहीं है आप बॉडी बिल्डर हो या मैन फिज़ीक एथलीट हो, ऐसा नहीं है, आप एक फ़िटनेस ट्रेनर की तरह एक फ़िट बंदे हो, आपके पास नॉलेज है, सर्टिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, तो आप 10,000 से 15,000 पर पर्सनल ट्रेनिंग चार्ज कर सकते हो। अब डिपेंड करता है आपके पास कितनी ज़्यादा पर्सनल ट्रेनिंग्स हैं, उसके हिसाब से आप लाखों में भी अर्न कर सकते हो इस इंडस्ट्री में। भाई आप कौन सी लाइन में गेम खेलते हो? बॉडी बिल्डिंग में खेलते हो, मेंस फिजिक में खेलते हो आप? मैं मैन फिज़िक में, अभी मेरा फर्स्ट कंपटीशन हुआ था तो मैंने मैन फिज़िक की ही तैयारी करी थी, और इन फ्यूचर भी 2 या 3 साल अभी मैं सिर्फ एक ही गेम में फोकस करूँगा, मैन फिज़िक। ना मेरे को क्लासिक में स्विच होना है, ना मेरे को बॉडी बिल्डिंग में स्विच होना है, बिकॉज अगर मैं दूसरे लोगों को भी यही बोलूँगा कि लोग ना एक ही बारी खेल रहे होते हैं या 2 बारी, सेकंड बारी कंपटीशन खेल रहे होते हैं, तो वो कहते हैं ये भी खेल लूँ, ये भी खेल लूँ, इस कैटेगरी में भी पार्ट ले लूँ, किसी ना किसी में तो नंबर आएगा। तो वो खुद से कॉन्फिडेंस नहीं है या खुद से क्लियर नहीं है उनका विजन कि उनकी बॉडी कैसी है, या उनको कोच को ही क्लियर नहीं है कि उनकी बॉडी टाइप क्या है। भैया आप कुछ डिफरेंस बता सकते हो इन तीनों में, क्या डिफरेंस होता है इनमें? बॉडी बिल्डिंग जो मैन फिजिक की फिजिक होती है वो शोल्डर टू वेस्ट रेशो देखी जाती है, कि शोल्डर जितने ज़्यादा वाइड और उतनी ज़्यादा वेस्ट जो है वो नैरो होनी चाहिए। वो एक मैन फिजिक एथलीट होता है, बेसिकली उसकी लेग्स के नंबर नहीं होते।
तो इसलिए वो शॉर्ट्स डाल के पोजिंग करते हैं। क्लासिक फिजिक में ट्रंक डाल के जो होता है वो करते हैं, उसमें लेग्स के नंबर होते हैं और आपकी शोल्डर टू वेस्ट रेशो जो है वो देखी जाती है। बॉडी बिल्डिंग तो प्योर एक अलग गेम हो गया, उसमें आपको साइज 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 सिर्फ ये देखा जाता है। मेन फिजिक में कंडीशनिंग देखी जाती है और सिमेट्री देखी जाती है, और क्लासिक फिजिक में आपकी जो बॉडी कितनी सुंदर दिखे वहाँ वो सब उसके पॉइंट मिलते हैं। और लेग्स की सिमेट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर क्लासिक फिजिक आपको खेलना है तो। लोग अक्सर क्या करते हैं, बॉडी बिल्डिंग वाले क्लासिक में घुस जाते हैं और मेन फिजिक भी खेल रहे होते हैं, ठीक है। वो मेन फिजिक खेल लें, जीत लें, कुछ भी हो जाए, बट एक मेन फिजिक का एथलीट जो होता है वो मेन फिजिक का मतलब ही होता है कि आपकी बॉडी सुंदर दिखनी चाहिए, आपका फेस सुंदर दिखना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड अ मैन फिजिक एथलीट, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग में आपकी बॉडी सुंदर दिखनी चाहिए, फेस सुंदर होना हो मैटर नहीं करता, बट एक मैन फिजिक में ये ज़रूर मैटर करता है कि आप अपनी बॉडी को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो। तो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, तो बस यही है। अगर भैया किसी को गेम खेलना है मेंस फिजिक, तो वो कैसे स्टार्टिंग करे, मतलब उसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे जाए उसके अंदर, स्टेज तक वो कैसे जा सकता है? देखो, जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले तो आप कोच हायर करो अपना, ठीक है। दूसरी चीज़, वो कोच आपको जेन्युइनली गाइड करे, ऐसा कोच हायर करो जो आपके सामने सारी चीज़ें जो है वो ओपनली रख दे कि भाई हमारी तैयारी ऐसे चलेगी, इतने महीने चलेगी, ये सब चीज़ें बॉडी में जाएंगी, ये सप्लीमेंट यूज़ होंगे, इतना खर्चा होगा। उसके बाद आप प्रिपेयर करो कि ये हाँ आप इतना सब कुछ कर सकते हो, तो आप सोचो कि आप एक स्टेज पे खेल सकते हो। आपका हार्ड वर्क, आपकी डेडिकेशन, वो सब तो चाहिए ही चाहिए, बट पैसा आपकी जेब में बहुत चाहिए, तब जाके आप एक कंपटीशन ज़रूर खेलोगे। 10-15 हज़ार रुपये जैसे कुछ बोलते हैं एथलीट्स कि 10-15 हज़ार रुपये लगाने पड़ते हैं हर महीने, 20 हज़ार रुपये लगाने पड़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 10-15 हज़ार में एक अच्छी फिज़िक बन पाएगी। अगर बन पाती तो सारे लोग बना लेते, ठीक है। इट जस्ट कि आपको मैंने बोल दिया कि 15-20 हज़ार रुपये लगेगा, आपने कहा कि हाँ 15-20 हज़ार तो मैं अरेंज कर लूँगा, आपने लगा दी। अब आप ऐसे मोड पे आ गए हो, ना आप पीछे हट सकते हो, ना अब आप आगे जा सकते हो, और मैंने अब आपको बोल दिया कि अब अगले महीने 50 हज़ार रुपये लगेगा, हाँ, तो अब आप छोड़ भी नहीं सकते ना। अब आपको वो 50 हज़ार अरेंज करना ही पड़ेगा और आप उस चीज़ में फंस जाओगे, ठीक है। फिर तीसरे महीने मैंने बोल दिया 70 हज़ार रुपये लगेगा, तो आपको वो चीज़ें करनी ही पड़ेंगी क्योंकि आप बैकआउट नहीं कर सकते। भैया मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा कितना पैसा लगता है बॉडी तैयार करने में, पर कितना टाइम लग जाता है कंपटीशन के लिए बंदे को तैयार करने में, अगर मेंस फिजिक खेलना हो तो? 6 से 8 महीने डिपेंड अपॉन बॉडी कि आपकी बॉडी कितनी लेवल पे है। अगर मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी बॉडी जो थी वो 20-30% पे तो थी कि मैं इतना टी शर्ट वी शर्ट डाल के अच्छा गुड लुकिंग दिखता था जब मैंने स्टार्टिंग करी थी, ठीक है। इससे पहले भी मैंने फिज़िक बना रखी है, तो मेरे को ऑलरेडी मेरी मसल मैच्योरिटी थी, इसको मैंने और इम्प्रूव किया, पर मेरे को भी इस टाइम 8 महीने लग गए थे एक स्टेज पे चढ़ने में। एक छोटा सा सवाल था कि मसल मैच्योरिटी क्या होती है? मसल मैच्योरिटी ये होती है कि आप जब अपना बल्क सीज़न, ऑफ सीज़न जिसे बोलते हैं, ऑफ सीज़न करते हैं, जैसे मैं अभी ऑफ सीज़न पे हूँ, तो इसमें मैं सिर्फ साइज़ पे फोकस कर रहा हूँ। 6-8 महीने मैं साइज़ करूँगा, उसके बाद में 3-4 महीने मैं कटिंग पे फोकस करूँगा। ऑफ सीज़न, ऑन सीज़न, ऑफ सीज़न, ऑफ सीज़न, कितने ये सब करते रहोगे तो आपकी मसल जो है वो सालों साल में मैच्योर होएगी, और ऐसा मैच्योर हो जाएगी कि इन फ्यूचर अगर आप ऑफ भी रहते हो तो वो आपकी बॉडी का मसल साइज़ दूर से ही दिखेगा। ये नहीं कि आपने जिम छोड़ा, जैसे आजकल के लोगों का या बच्चों का होता है कि 6 महीने जिम करके बॉडी बना ली, उसके बाद जिम छोड़ा तो वो उससे भी डाउन हो गए, तो वो मसल मैच्योरिटी में नहीं होता। वो आपका साइज़ दिखेगा कि आपने कभी ना कभी जिम ज़रूर करा है। भाई एक चीज़ और थी, कोई बच्चा अगर गेम खेलता है और गेम में जीत जाता है वो, तो उसके बाद उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, वो कहाँ तक जा सकता है वो? अगर कोई बच्चा गेम खेलता है और अगर वो जीत जाता है, डिपेंड अपॉन फेडरेशन, अगर वो फेडरेशन अच्छी है तो उसका स्कोप बहुत अच्छा है आगे, वो आगे और कंपटीशन खेल सकता है, उसको प्राइज़ मनी मिलेगा, उसको स्पॉन्सरशिप्स मिलेगी, उसका नेम फेम सब कुछ होगा उस चीज़ों में, ठीक है। बट अगर फेडरेशन अच्छी नहीं है तो पहली बात तो वो प्राइज़ मनी नहीं देगी, जो कि आजकल काफ़ी चल रहा है कि अगर आप किसी भी फेडरेशन में खेल रहे हो तो अक्सर 10 में से 7 फेडरेशन तो कुछ पैसा ही नहीं दे रही, सिर्फ एक आपको मेडल या ट्रॉफी दे देती है और उसके बाद स्पॉन्सरशिप भी नहीं देती।
कुछ कुछ अच्छी फेडरेशंस हैं जो अभी रिसेंटली आई भी हैं, तो वो आपको पैसा भी दे रही हैं, स्पॉन्सरशिप्स भी दे रही हैं और आगे खेलने के लिए और आपको मोटिवेट भी करेंगी उस चीज़ में। अब आप ये बताइए, आप अगर एक गेम जीते, आपने सब कुछ लगा दिया उसमें, गेम जीते, आपको अगली गेम खेलने के लिए पैसा तो चाहिए ना, या स्पॉन्सरशिप चाहिए, कोई भी स्पॉन्सरशिप हो या कुछ भी हो, आपकी सप्लीमेंट का खर्चा उठाने के लिए हो या आपका फूड आइटम का उठाने के लिए हो। अब आपको ना स्पॉन्सरशिप मिली ना आपको पैसा मिला, तो आप अगली गेम खेल पाओगे या नहीं खेल पाओगे वो आपको पता। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, आपके पास पैसा है ऑलरेडी, तो आप खेल लोगे। पर अक्सर जो लोग इस गेम में खेलते हैं वो मेरे ख्याल से फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते। वो जो आज कमाया वो उन्होंने लगा दिया अपने ऊपर, बस उनके पास इतना ही इनकम होती है, किसी के पास जुड़ा नहीं होता, तो वो आगे गेम नहीं खेल पाएगा और यहीं से उसका बॉडी बिल्डिंग का जो या मैन फिजिक का करियर है वो गिर जाएगा और वो आगे भी यही रेफ़र करेगा कि कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में। भाई आप लोगों को पर्सनल ट्रेनिंग देते हो आप भी, तो आप भी कोई तैयार करते हो बंदा, मतलब या मतलब अभी शुरुआत है आपकी भी? अभी तो मेरी, जैसे मैंने अभी पहला कंपटीशन खेला है, तो उसके बाद मेरे को काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी का ऊपर चला जाता है और कोई डाउनफॉल में हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो फाइनेंशियली है तो मैं थोड़ा बहुत स्टेबल हूँ, तो उस वजह से अब मैं क्या करूँगा, मैं प्रिपेयर करवाऊँगा। पहले मैं प्रिपेयर करवाता था अपने क्लाइंट्स को भी, पर्सनल ट्रेनिंग को, बट स्टेज वाला प्रिपेयर नहीं करवाता था और स्टेज वाले लोग थे भी नहीं मेरे पास, क्योंकि मैंने कभी खेला नहीं। अब मैंने जैसे कंपटीशन खेला है, मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, उसमें मेरा मेडल भी आया है, ठीक है। तो अब मेरे पास लोग जो है वो अप्रोच कर रहे हैं कि मेरे को भी कंपटीशन खेलना है। तो अब मुझे एक्सपीरियंस है उस चीज़ का कि मैंने वो कंपटीशन खेला है, तो वो मैं सामने वाले को हर चीज़ बता सकता हूँ। भैया स्टेज का एक्सपीरियंस क्या होता है? जब आप स्टेज पे खड़े हो गए गेम के लिए, तो उसका एक्सपीरियंस क्या होता है? लो एथलीट ही बता सकता है, एक नॉर्मल बंदा बता नहीं सकता। स्टेज का एक्सपीरियंस एक ही वर्ड में बोलूँगा, नेक्स्ट लेवल। मतलब जो एक खुशी थी, इतने महीने की मेहनत थी, वहाँ पे जो मतलब 8-9 महीने से आप मेहनत कर रहे हो और आपको वो स्टेज पे 1 या 2 मिनट जितनी भी देर मिला है, उसमें जो आपकी फीलिंग होती है ना, वो एकदम नेक्स्ट लेवल होती है। जो परफॉर्मेंस करते हो आप, वो अपना दिल से बेस्ट करते हो। मेडल आए ना आए वो बात की बात में है, बट जो परफॉर्मेंस की बात है ना, तो उसमें इंसान खुद की नज़रों में जीत जाता है। बस मुझे ये पता है कि जब मैंने परफॉर्मेंस दी अपनी, तो मेरा मेडल आए ना आए, मुझे उसका आगे का नहीं सोच रहा था कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसी मेरी परफॉर्मेंस ख़त्म हुई, मैंने कहा मैं जीत गया। बस ये मेरा था कि जब आपका स्टेज पे स्टेप रख दिया ना आपने, तो आपने जो 8 महीने की मेहनत करी है उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा कि आप आज यहाँ पहुँच गए हो। भैया स्टेज पे जाने के लिए मतलब क्या करना पड़ता है शुरुआत में? किसी से मतलब कोई पास वगैरह लेना पड़ता है या रजिस्ट्रेशन करना होता है, क्या करना होता है? जो आजकल वो चल रहा है, अलग अलग फेडरेशन का अलग अलग रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने मसल मीनिया खेला तो उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। और कोई कंपटीशन दूसरा आप खेलोगे तो जैसे IBBF होते हैं कॉम्पिटिशन्स, उसकी फ़ीस 2000 2500 रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, ठीक है। अब शेरू क्लासिक आप खेलोगे तो उनकी फ़ीस और ज़्यादा होएगी। तो डिपेंड अपॉन फेडरेशन उनकी क्या, बेसिकली जैसे आपने बोला जो आप कर रहे हो कि लोगों को प्रमोट, तो वही सब वो लोग कर रहे हैं प्रमोट, और प्रमोशन का पैसा लगता ही लगता है। अब डिपेंड करता है आपके पास कितने प्रमोशन आप कर सकते हो। अगर आप अच्छे लेवल पे हो इस टाइम, तो आप अपने उस हिसाब से पैसे चार्ज करोगे सामने वाले को प्रमोट करने के लिए। तो ये सारी फेडरेशन वो करती है, जो लेवल पे अच्छी है वो उस हिसाब से वो चार्ज करती है। भैया पता कैसे लगेगा कि फेडरेशन अच्छी है ये? हो सकता है कोई नई हो, कोई नई आई हो, चीट कर जाए बॉडी बिल्डर के साथ या एथलीट के साथ। पता कैसे लगता है कि मतलब जेन्युइन है, हम यहाँ खेल सकते हैं? फेडरेशन का क्या है कि एक तो रेपुटेटेड जो फेडरेशन होगी वो काफ़ी सालों से चल रही हैं, ठीक है। काफ़ी रेपुटेशन है। जो नई नई आई हैं, जैसे इस साल भी एक फेडरेशन नई आई है, तो उन्होंने बहुत अच्छा प्राइज़ मनी दिया है। नाम नहीं लूँगा फेडरेशन का, पर बहुत अच्छा प्राइज़ मनी दिया है, लाइव दिया है आके। कोई भी फेडरेशन में नहीं दिया आज तक। उन्होंने हिस्ट्री बना दी है अपने उसमें। अब इन फ्यूचर वो करे ना करे वो उनकी चॉइस है, बट जो वहाँ पे एथलीट्स 500 बंदा खेलने आया था, तो 500 में से अगर आप किसी का फीडबैक भी लोगे, मैं कह रहा हूँ 400 बंदों का भी फीडबैक लो लोगे एथलीट्स का, तो एथलीट्स हैप्पी थे। तो पहला कंपटीशन देखा है जहाँ पे एथलीट्स उतरते हुए खुश थे अपनी प्लेस से, प्राइस से, स्पॉन्सरशिप से।
कोई भी एथलीट दुखी होकर घर नहीं गया कि नहीं भाई ये सब पॉलिटिक्स हुआ है या चीटिंग हुई है या कुछ जो भी बोला, कमिटमेंट करी कि हम आपको लाख रुपए देंगे, तो वो नहीं मिला उसको। तो ऐसा कंपटीशन भी हुआ है। भाई एक छोटा सवाल, आपने अपने फ्यूचर के लिए क्या सोचा है? मतलब आपने भी गेम खेला है, ये आगे जाके क्या करने वाले हो कुछ? आगे जाके तो बहुत अलग गेम आने वाली है। तो अभी इस साल तो मैं पूरा ऑफ रहूँगा सिर्फ़ और सिर्फ साइज़ पे, बट 2024 और 2025 जो होगा वो नेक्स्ट लेवल गेम पे आएगा। और जब भी स्टेज पे चढ़ूँगा तो एक ही चीज़ रहेगी कि ट्रॉफ़ी लेके ही नीचे उतरूँगा। हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ। एथलीट कोई आना चाहता है इस लाइन के अंदर, तो अपने गुरु को कैसे चूज़ करे कि बेस्ट गुरु है मेरे लिए, मतलब ये मेरे को आगे फ्यूचर में कहाँ तक ले जा सकता है? ठीक है, तो अगर किसी भी जो एथलीट अगर वो खेलना चाहता है या कोई स्टूडेंट एथलीट बनना चाहता है, वो अपना कोच को कैसे हायर करे, कैसा कोच करेक्टली चूज़ करे, तो मेरे लिए 2-3 चीज़ें हैं वो आप रखें कि कोच जो है वो आपसे सारी चीज़ें ब्लंटली डिस्कस करे, ओपनली सारी चीज़ें रखे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वो आपको सारी चीज़ें बता के रखे। जितना आपके बीच में, आपके और आपके कोच के बीच में ट्रांसपेरेंसी रहेगी, उतना आप अच्छा गेम खेल पाओगे और उतना आप अच्छा एक रिलेशन बिल्ड कर पाओगे। अगर आपका कोच आपसे चीज़ें छुपा रहा है या आप अगर अपने कोच से चीज़ें छुपा रहे हो, तो वहाँ पे चीज़ें ख़राब होएंगी, और अगर चीज़ें ख़राब होएंगी तो आपका गेम भी ख़राब होगा, रिलेशन भी ख़राब होगा। तो ऐसा कोच हायर करो जो आपसे ट्रांसपेरेंटली सारी चीज़ें ओपनली रख दे आपके आगे। भैया कोच की फ़ीस कितनी होती है? मतलब मैं नॉर्मल पूछना चाहता हूँ आपसे, कोई स्टार्टिंग करना चाहता है तो कितना बजट बना के चले अपना वो? डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोच हायर कर रहे हो, किस लेवल का हायर कर रहे हो। किसी का 5 साल का एक्सपीरियंस होता है, कोई 10 साल, कोई 20 साल। तो किस लेवल पे गेम खेलना चाहते हो उस हिसाब से देखो। अगर आप नॉर्मल ये जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मिस्टर दिल्ली, मिस्टर ये सब चीज़ें, हरियाणा, ये सब चीज़ें खेल रहे हो, तो आपको एक तैयारी में और एक कोच की फ़ीस में 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये भी लग सकता है। मतलब लाख रुपए के नीचे आराम से आ सकते हो आप। अगर आपको खेलना है प्रोफेशनल गेम, प्रो शोज़ ये सब खेलने हैं, तो आपको प्रो शोज़ के लिए आपको जेब में भी बहुत मोटा पैसा चाहिए। और आप ऑफ कोर्स ये बात है, एक अच्छा कोच हायर करोगे जो ऑलरेडी वो प्रो शो खेल चुका है, भले जीते ना हो या हो, बट उसको एक्सपीरियंस हो एक प्रो शो पे चढ़ने का। तो अगर आप प्रो शो वाले की फ़ीस देखें तो मे बी, जहाँ तक मुझे लगता है, तो 3 महीने का, ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ मैं, तो 30 से 40 हज़ार रुपये वो प्रो एथलीट्स लेते हैं अपनी फ़ीस। क्योंकि मैंने भी काफ़ी, जैसे रिसेंटली मैंने खेला मसल मेनिया, तो मैंने भी 2-3 प्रो बंदों से बात करी थी कोचिंग फ़ीस की, बट उनकी फ़ीस मेरे को समझ में नहीं आई थी। 80 हज़ार 90 हज़ार ऐसी फ़ीस थी। अपना अपना पॉकेट होती है, अलाउ करता है। तो अगर मेरा वो अलाउ करता तो शायद से मैं वो हायर करता, मेरा नहीं अलाउ करा तो मैंने नहीं हायर करा। तो आपकी जो पॉकेट अलाउ करे और आपका जो कोच ट्रांसपेरेंसी रखे, आप उस कोच को हायर करो और उसके साथ ही गेम आगे खेलो। भैया अभी आपके कोई कोच हैं या आप अकेले खुद ही ट्रेन कर रहे नहीं, हो? अभी तो कोई कोच नहीं है मेरे ठीक है, उससे पहले मैंने कोच हायर करा था। तो अब बस उनसे इन फ्यूचर भी अगर कुछ चलता है तो बेसिकली मैंने उनसे भी ये सब चीज़ें सीखी है, ट्रांसपेरेंसी वाली। क्योंकि मैं भी यही चीज़ रखता हूँ अपने आगे, ट्रांसपेरेंसी। तो मैं भी अपने कोच से यही एक्सपेक्ट करूँगा कि जो वो चीज़ें मेरे को बता रहा है वो सारी ट्रांसपेरेंट रहे, ये सारी चीज़ें ऐसी चलेंगी और ऐसी ही रहेंगी। भैया कभी आपको कोई ऐसा मिला है जिसने आपको चीट किया हो, फिर आपको लगा हो कि यार काफ़ी लोग चीट किया इसने मुझे? काफ़ी लोग ऐसे मिले हैं। मतलब लोग बच कैसे सकते हैं ऐसे लोगों से, अगर बचना हो तो? नहीं, बच नहीं सकते आप उन लोगों से आप बच नहीं सकते। आपको बस ये है कि एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा इन फ्यूचर कि दोबारा धोखा ना हो आपके साथ ऐसा। अगर आपके साथ वो सब चीज़ें हो गई हैं तो अच्छी बात है, इन फ्यूचर नहीं होंगी। जैसे मेरे साथ वो चीज़ें हो चुकी हैं, तो अब जो मेरे साथ अगर कोई वैसी चीज़ करने लगता है तो मैं 2 स्टेप पीछे हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है कि ये सब हो चुका है। अब जो बिगनर बंदा है, फ्रेशर है, जिसके साथ ये सब चीज़ें नहीं हुई, वो तो एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा उसको तो उसके लिए अब वो उसको कितनी कीमत देनी पड़े वो अब उसको पता। कोई कम में नहीं पड़ जाता, कोई ज़्यादा में नहीं पड़ता है। भैया ये बहुत रिस्पेक्टेड लाइन है जिसमें आप हो। कभी ऐसा हुआ कि आप कहीं गए हो, किसी ने आपको कोई कॉम्प्लीमेंट किया और आपको लगा कि यार सच में, मतलब मैं इस लाइन में आ गया तो अच्छा हुआ मेरे साथ? हाँ, कुछ ऐसा लगा? काफ़ी मतलब जब मैंने स्टेज पे चढ़ा, बैक स्टेज गया, उसके बाद में जो मेरी लाइनअप में ही एथलीट्स थे, तो काफ़ी लोगों ने मेरे को अप्रिशिएट किया कि कंडीशन वाइज, फिज़िक वाइज। और काफ़ी लोग अभी भी जो उस लाइनअप में थे मेरे इंस्टाग्राम पे ऐड भी हुए हैं और साथ में मेरे साथ फ़ोटोज़ भी उन्होंने खिंचवाई है बैक स्टेज पे। तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छी अचीवमेंट थी। बाकी दूसरी लाइनअप की बात कर ही नहीं सकता। मतलब वो लाइनअप ऐसी हो गई थी कि ऐसे लग रहा है कि फैमिली में खेल रहे हैं एक।
कि बाद में बैक स्टेज में आराम से बैठे हुए हैं साथ में, वहाँ पे पीछे बैठ के राइस केक खा रहे हैं, पीनट बटर खा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को, एकदम नॉर्मल है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये मेरा कंपटीटर है या कुछ है। और स्टेज पे भी एक दूसरे से आराम से कोई खेल, कोई धक्का मुक्की नहीं, जैसे स्टेजों पे हो जाता है ना कि अगर साथ वाले का हाथ लग गया तो उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। भैया कहते हैं कि एथलीट डाइट करता है, इससे उसको क्या है, ज़्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ा रहता है। हाँ, तो आपको लगता है ऐसा कुछ, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका शुगर सॉल्ट ये सब चीज़ें काफ़ी टाइम से बंद होती है, बॉइल्ड डाइट पे रहते हो और मतलब रिस्ट्रिक्टेड सारी चीज़ें रहती हैं आपकी लाइफ में। तो उस वजह से ना आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो मेंटली। आपके सामने आपकी फैमिली या आपका कोई भी फ्रेंड दूसरी चीज़ें खा रहा होता है, आपसे पूछ रहा होता है, वो चीज़ें आप नहीं खा सकते हो क्योंकि हर इंसान को मतलब एक भगवान ने ज़ुबान ही दी है और उस पे स्वाद अगर ना आए तो इंसान फ्रस्ट्रेट होएगा। अगर आपको मैं अच्छा खाना दूं तो आपका मूड पूरा दिन अच्छा ही रहेगा। अगर मैं आपको सुबेरे सुबेरे खाना बेकार दे दूं, जला हुआ दे दूं, तो आपका पूरा दिन ही वैसा निकल जाएगा। तो सारा खेल ही खाने का है। भैया अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है या ऑनलाइन इंस्टाग्राम के थ्रू कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है या कोई आपसे बात करना चाहता है, कि गाइडेंस लेना चाहता है, तो मैं आपका फ़ोन नंबर, आपकी इंस्टाग्राम आईडी वगैरह शेयर कर सकता हूँ? हाँ जी, कर सकते हो। आप एक बार अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता दो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो है वो कशिश ऑफिशियल कोच नाम से है। भाई नीचे लिंक भी डाल देंगे। और अगर किसी को वहाँ पे कोचिंग लेनी है या फिटनेस इंडस्ट्री में कैसे आगे चलना है, कहाँ से क्या करना है, कुछ भी चीज़ें गाइडेंस चाहिए हो तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। मैं ज़रूर आप लोगों का रिप्लाई करूँगा और हर एक लोग का रिप्लाई करूँगा। एक चीज़ और है भाई के लिए, भाई से मैंने जब मैसेज किया शुरुआत में तो भाई ने मुझसे बहुत प्यार से बात की। तो आप डरना मत, भाई से बात करते हो, भाई की बॉडी थोड़ी खतरनाक है पर दिल के बहुत अच्छे हैं भाई। तो भाई आप ओपनली, अगर आपको कोई जेन्युइनली सवाल है तो आप अब ऐसे ना भेजें कि हाय हाउ आर यू, ऐसे करके ना भेजें। जो आपका सवाल है हाय करके अपना नीचे क्वेश्चन जो भी है आप लिखें, ताकि मैं जेन्युइनली, क्योंकि काफ़ी मैसेज आते हैं सबका, मुझे लगे कि क्या पता ये जेन्युइन हो ना हो, मैं उसका हाय का भी रिप्लाई ना करूँ। तो आप सीधा डायरेक्ट मेरे को क्वेश्चन भेज दीजिए, ठीक है? मैं आपको उस क्वेश्चन को पढ़ के ज़रूर रिप्लाई दूँगा, ठीक है? चाहे वो वीडियो पे दे दूँ, चाहे आपको वो टेक्स्ट मैसेज पे दे दूँ या वॉइस नोट पे भेज दूँ, मैं आपको वो मैसेज का रिप्लाई ज़रूर दूँगा। भाई को सपोर्ट करो, भाई से इतनी बातें करी, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे बड़े भाई हैं, तो भाई को सपोर्ट करो, फॉलो करो। भाई को सबसे पहले सपोर्ट करो, इनको ग्रो करो। ये ऐसा काम आगे एथलीट्स के लिए या कोई भी और हो जो इस लाइन में प्रमोट करना दूसरों को, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि अक्सर लोग दूसरों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। जहाँ तक मैंने इस लाइन में तो काफ़ी है कि अगर दूसरा वाला साथ में आगे जा रहा हो तो उसकी टांग पकड़ के खींचने वाले बहुत लोग हैं। तो भाई इस लाइन में दूसरों को प्रमोट कर रहे हैं आगे, वही बहुत बड़ी चीज़ है। तो इनको सपोर्ट करोगे तो आपको ज़रूर सपोर्ट मिलेगा, और आपको सपोर्ट मिलेगा तो पूरी इस फिटनेस इंडस्ट्री और गेम को भी सपोर्ट मिलेगा। एक चीज़ और थी, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने क्या काफ़ी लोगों को मैसेज किया, उसमें क्या हुआ कि जितने बॉडी बिल्डर थे, मतलब काफ़ी डाउन टू अर्थ मिले मुझे, उस सबका रिप्लाई मेरे पास आया। उनके चाहे फॉलोवर कितने भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, आप कोई देख लो, आप मतलब मुझसे तो काफ़ी आगे हो, मतलब बहुत ज़्यादा आगे हो आप। आपने मुझे रिप्लाई दिया। आपसे पहले एक अमन भाई का मैं करके आया, वो भी बहुत आगे हैं, तो उन्होंने मेरे को रिप्लाई किया और काफ़ी अच्छे से बात की। एक भाई और उनके लाख फॉलोवर हैं, उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात की। तो मतलब लाइन में आके आपको ऐसा लगता है कि मतलब सारे अपने ही लोग हैं और सारी धरती से जुड़े हुए हैं। किसी से दुश्मनी रख के या किसी को नीचा दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है। डाउन टू अर्थ ही रहो। और ज़्यादातर एथलीट्स मेरे को भी डाउन टू अर्थ ही दिखे हैं। कुछ कुछ होते हैं और हर लाइन में ही होते हैं कि जिसमें एटीट्यूड आ जाता है कि मैं अब ऊपर आ गया हूँ टॉप में, तो मैं किसी से बात नहीं करूँगा। और कुछ होते हैं जो अपनी सिर्फ गेम पे सिर्फ फोकस रखते हैं और उसमें उनमें एटीट्यूड नहीं होता। अगर आप उनको मैसेज करोगे, वो मैसेज का शायद से सीन करके रिप्लाई ना करें, बिकॉज़ वो अपना एक गेम पे फोकस कर रखा है। काफ़ी एथलीट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं कि उनको गेम खेलनी है, बात ख़त्म। वो आपको किसी इवेंट्स में भी नहीं दिखेंगे इधर उधर जाते हुए। तो अब उनका मतलब ये नहीं है कि वो उनमें एटीट्यूड है, वो इस चीज़ में है ही नहीं इन्वॉल्व। उनको एक अपना फोकस दिख रखा है, उनका विजन क्लियर है कि उनको ये चीज़ हासिल करनी है, तो वो उस चीज़ के पीछे हैं बस। भैया आपने कभी इंडिया से बाहर जाने का सोचा है, इंडिया से बाहर खेलने का कुछ? इंडिया से बाहर खेलने का अभी तो नहीं सोचा, बट हाँ इन फ्यूचर अगर मैं प्रोफेशनल ज़रूर बनता हूँ, प्रो कार्ड अगर मैं जीत पाता हूँ तो ज़रूर मैं आगे खेलूँगा। भैया एक छोटा सा क्वेश्चन और था, प्रो कार्ड कैसे जीत सकते हैं, मतलब प्रो कार्ड क्या होता है ये?
प्रो कार्ड जैसे अभी प्रो शोज़ होते हैं बेसिकली, तो आप प्रो शोज जैसे अभी इंडिया में हो रहे हैं शेरू क्लासिक, और अभी हुआ रिसेंटली, साल में 2 बार ही होते हैं शो। तो आप प्रो कार्ड जीतोगे तो आप एक प्रोफेशनल एथलीट बन जाओगे, जैसे मैं प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ, ठीक है। वैसे ही एथलीट भी चाहते हैं कि उनके आगे प्रोफेशनल लगे। तो अब काफ़ी शोज़ जैसे मसल मेनिया भी अब प्रो शोज़ करवाने लग गए हैं। जो इस साल मसल मेनिया जीते हैं तो वो सिंगापुर में जाके प्रो शो खेल रहे हैं मसल मेनिया की तरफ से। तो आप जितना ज़्यादा प्रोफेशनल शो खेलोगे उतना ज़्यादा आपको नेम फेम मिलेगा, और मिस्टर ओलंपिया के लिए भी आप क्वालिफाई करोगे। और कितनी बड़ी बात है, जैसे इस साल भुवन चौहान ने मिस्टर ओलंपिया क्वालिफाई किया और वहाँ पे स्टेज पे खेला, रिप्रेजेंट करा इंडिया को। प्लेसिंग आए ना आए मैटर ना करा, वहाँ पे स्टेज पे जाके उन्होंने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, वही उनके लिए जीत है। और क्या चाहिए। और भैया यूथ के लिए क्या मैसेज है जो इस लाइन में आना चाहते हैं, जिनको अपना फ्यूचर बनाना है इसके अंदर? यूथ के लिए ये मैसेज है कि भाई जो आपकी लाइफ में होना है वो होके रहेगा। तो ये सब चीज़ें मत सोचो कि मैं कितना कमा पाऊँगा, कैसे कर पाऊँगा। बस अपने एक गोल पे अगर आप सीरियसली, जैसे मेरा पैशन और प्रोफेशन दोनों सेम है, तो अगर आपका ये लाइन पैशन और प्रोफेशन आप सेम करना चाहते हो तो बिना सोचे समझे, मैंने नहीं सोचा था कि मैं 10,000 कमाऊँगा या 15,000 कमाऊँगा या लाख, मैं सीधा घुस गया था और आज भी इस लाइन में हूँ, और आने वाले 5 साल बाद भी मैं इसी लाइन में ही दिखूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा कमा रहा हूँ इसलिए, बट मेरा पैशन ही है। मैं बिना वर्कआउट के नहीं रह सकता, और मेरे को दूसरों को वर्कआउट करवाना तो और अच्छा लगता है। अगर कोई मेरे को जिम वाला बोले ना आपको 10 घंटे काम करने हैं, 12 घंटे काम करने हैं, इसका मैं पैसा नहीं दे रहा आपको, तो मैं कहूँगा कोई नहीं, मत दे। जहाँ पैशन होता है वहाँ पैसा देखा नहीं जाता। तो ये बिल्कुल चीज़ मेरे साथ है, उस स्टार्टिंग से है। तो बट वही है, ये फाइनली एंड तो पैसे से ही घर चलेगा आपका। बट मैं एक मोटिव बता रहा हूँ कि अगर मेरे को पैसे नहीं भी दो ना, कि किसी को अगर इनको ट्रेन करना है, ये बोले कि मेरे पास फाइनेंशियली नहीं है, मजबूरी है, बट जो इनको पैसा लगना है सप्लीमेंटेशन पे, बाकी चीज़ों पे, फूड पे, वो लगेगा। मैं अपनी फ़ीस भी छोड़ दूंगा इनके लिए। बहुत बड़ी बात है ये। और क्या चाहिए। तो सामने वाला ग्रो करे, अगर वो डेडिकेटेड है, उसके पास अगर नहीं है तो मैं उसको इतना तक भी सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। बट वो पोटेंशियल दिखना चाहिए सामने वाले का, क्योंकि अक्सर क्या होते हैं, लोग फ्री के चक्कर में घुस जाते हैं कि अच्छा ये फ्री करवा देगा, और अपना बेस्ट देंगे ही नहीं। अगर आप मेरे को अपना बेस्ट दोगे ही नहीं तो मैं अपना बेस्ट क्यों दूँ फिर आपको। तो दोनों तरफ से होता है, क्लाइंट और ट्रेनर का रिलेशन 100% का रहना चाहिए, ठीक है। जहाँ आपकी तरफ से कमी आई वहाँ ट्रेनर की कमी आएगी, और जहाँ ट्रेनर की तरफ से कमी आई वहाँ पे क्लाइंट आपको पीछे कर देगा। सिंपल। भैया बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने इतना टाइम दिया अपना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भाई को जितना हो सके शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, इनको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो और खूब सारे क्वेश्चंस पूछो इनसे, जी भर के भाई सबका रिप्लाई देंगे। आप भाई का भी यूट्यूब पे चैनल है, भाई को भी सब्सक्राइब करो। और भाई का चैनल का नाम क्या है भाई, जरा बता दो। एवरीथिंग एवरीवेयर फिटनेस नाम से मेरा यूट्यूब पे चैनल है। वहाँ पे आपको बेसिकली सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और लोगों का कुछ क्वेश्चन भी होते हैं कि ये ही नाम क्यों रखा हमने ऐसा नाम, ठीक है। तो बेसिकली एवरीथिंग मीन्स सारी चीज़ें, एवरीवेयर मीन्स ट्रैवल व्लॉग्स, और फिटनेस का तो आपको पता है कि मैं उस लाइन में हूँ। तो ये चैनल जो है वो मेरी फियांसे और मैं चलाते हैं। तो बेसिकली वही चलाती हैं ये चैनल, मैं तो सिर्फ फेस वैल्यू हूँ वहाँ पे। उनकी सारी मेहनत है, सारी एडिटिंग है, सारा कॉन्सेप्ट है, और उनकी वजह से वो चैनल जो है वो आज 2-4 हज़ार जो भी सब्सक्राइबर्स हो रखे हैं वो उनकी मेहनत से ही है। भाई को जाके सब्सक्राइब करो और इंस्टा पे भाई को फॉलो करो। जितना प्यार दे सकते हो भाई को प्यार दो उतना, बस ठीक है। आगे बढ़ते चलो और खुश रहो। थैंक यू सो मच गाइस।